अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि इफ़ क्या है और इफ़ एल्स क्या है। हम ये सीखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का जो ढांचा है वो क्या होता है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। हमने ये सीखा था कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कंडीशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या हमारी ज़िंदगी के अंदर कंडीशन का इस्तेमाल किस तरीके से है। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जो किसी शर्त की बिना पर हमें ये फैसला करने में मदद देती है कि हमारा कौन सा कोड चलेगा और कौन सा कोड नहीं चलेगा। दोबारा हम पढ़ते हैं इसको। सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो किसी शर्त की बिना पर हमें यह फैसला करने में मदद करती है कि हमारे कोड का कौन सा हिस्सा चलना है और कौन सा हिस्सा नहीं चलना। वो होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट की हमारे पास दो इकसाम है। पहली किस्म है इफ स्टेटमेंट और दूसरी किस्म है इफ एल्स स्टेटमेंट। अपनी आज की क्लास में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है और इफ स्टेटमेंट को हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बाब नंबर 2 के अंदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने सीखा था कि जब हमने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, जिसको हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन के अंदर हम बताते थे कि वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी है। जो हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि एक डाटा टाइप हमारे पास है इंटीजर, एक डाटा टाइप है हमारे पास फ्लोट और एक डाटा टाइप है हमारे पास कैरेक्टर। तो हमने ये सीखा था कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं उसके डाटा टाइप के साथ और फिर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसको पहली दफ़ा उसके अंदर कोई कीमत महफूज करते हैं। तो वेरिएबल को लिखने का, उसके अंदर कीमत को महफूज करने का एक तरीकाकार था, एक ढांचा था। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने सी लैंग्वेज का जो एक प्रोग्राम होता है उसका एक ढांचा होता है, वो भी हमने पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरह से जो इफ स्टेटमेंट है इसको लिखने का भी सी लैंग्वेज के अंदर एक तरीकाकार है, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक ढांचा है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो इफ स्टेटमेंट होती है इसको हम किस तरीके से लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं कि जब हमने कोई ऐसा कोड चलाना हो कि उस कोड को किसी शर्त की बिना के ऊपर हमने चलाना हो, कि एक शर्त हो, अगर वो ठीक हो तो उस शर्त से मंसूब करके हमने एक कोड चलाना हो तो तब हम इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट को। किस तरीके से करते हैं आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम अभी इसको सीखेंगे। इफ स्टेटमेंट को जब हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखते हैं इस तरीके से, इफ। अजीज तलबा, आपको याद होगा कि हमने एक क्लास के अंदर कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, रिजर्व वर्ड्स, मुख्तस किए गए अल्फाज। आपको याद होगा हमने ये सीखा था कि वो लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं, जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, उन्होंने सी लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी बनाई। उस लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने बहुत से अल्फाज को मुख्तस कर दिया जिनका कुछ ख़ास मतलब है। उनमें से इफ भी एक खास लफ्ज है। इस तरीके से जैसे हमने और भी पढ़े थे, जैसे हमने वॉइड मेन का फंक्शन हम लिखते थे तो वो भी था, जैसे इंट था, जैसे फ्लोट था, जैसे कैरेक्टर था, तो वो सारे के सारे क्या थे, कीवर्ड थे, मुख्तस किए गए अल्फाज थे। तो इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इफ का कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से कोसेन लगाते हैं, इस तरीके से यहाँ से कोसेन शुरू करते हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से एंड करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं। अब इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, इसके दरमियान में हम शर्त लिखते हैं। हम ये कहते हैं इफ अगर ये शर्त ठीक है
तो क्या करो, ये वाला कोड हमारा चला दो। यहां पे हम कोड लिख देते हैं, इधर हम कोड लिख देते हैं और हम कहते हैं कि अगर ये शर्त ठीक है तो ये कोड चला दो। ये है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम करती है। मिसाल के तौर पे अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शर्त जो है ये क्या होती है, ये शर्त किस तरीके से काम करती है। अजीज तलबा, आपको याद होगा हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद फिर हमने मंतकी ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो वो उन ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन होते थे। तो ये जो शर्त होती है ना, ये कोई भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है जो सही हो। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। आपको पता है कि जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो नतीजा होता है वो क्या होता है, वो या एक होता है या सिफर होता है। एक का मतलब है कि सही है और सिफर का मतलब है कि गलत है। तो यहां पर हम जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे अगर उसका जो नतीजा है वो एक होगा तो इसका मतलब है कि ये शर्त ठीक है और ये वाला कोड हमारा चल जाएगा, जो भी कोड हम यहां पर लिखेंगे। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन का जो नतीजा है वो सिफर आया, वो क्या आया, सिफर आया, तो इसका मतलब है कि ये शर्त जो है वो गलत है और ये कोड हमारा नहीं चलेगा। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से चलती है। अब यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे ये 5 है तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल ठीक है। 5 जमा 4 बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है। 5 माइनस 5 ये भी एक्सप्रेशन है। 5 बड़ा है 4 से, ये भी एक्सप्रेशन है। 5 बराबर बराबर है 4 के, ये भी एक्सप्रेशन है। इस तरीके से ये भी सारे हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब 5 जो है वो 4 के बराबर तो नहीं है, तो ये गलत एक्सप्रेशन है। इस तरीके से बाकी एक्सप्रेशन भी हमने लिखे हैं, इनमें से कुछ एक्सप्रेशन ठीक है और कुछ एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। अब हम फ्लो चार्ट के जरिए ये समझते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। यहां से हम शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो पहला मरहला है वहां पे हम शुरू करते हैं। दूसरे मरहले में हमारे पास कंडीशन आ जाती है, इफ की कंडीशन आ जाती है। अब इफ की जो कंडीशन है, जो शर्त है, शर्त को दो ही हमारे पास शर्त की, या तो शर्त ठीक हो सकती है या शर्त गलत हो सकती है। दो ही सूरतें हो सकती हैं शर्त की, कोई तीसरी सूरत नहीं है। एक शर्त हमने रख दी, मिसाल के तौर पे हमने ये कह दिया कि अगर एक स्टूडेंट, एक जो तालिब इल्म है, वो एक इम्तिहान दे और उस इम्तिहान में 100 में से 90 नंबर ले ले, 100 में से 90 नंबर ले ले, तो उसको क्लास के अंदर पहली पोजीशन दे दी जाएगी, यानी कि पहले नंबर पे उस स्टूडेंट को, उस तालिब इल्म को रखा जाएगा। तो क्या होगा, ये एक कंडीशन होगी। अब या तो वो तालिब इल्म नंबर ले लेगा या वो नहीं लेगा, यानी कि ये कंडीशन है, ये जो शर्त है, या ये ठीक हो जाएगी या ये गलत हो जाएगी, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला मरहला है, हम शुरू करते हैं। दूसरे मरहले पे हमारे पास कंडीशन होती है, या वो कंडीशन हमारे पास ठीक होती है या वो कंडीशन हमारे पास गलत होती है। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ कि प्रोग्राम हमने यहाँ से शुरू किया, ये पहला है, पहला मरहला है या पहला स्टेप कह लें इसको। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन या हमारी ठीक है या कंडीशन हमारी क्या है, गलत है। तो अगर हमारी कंडीशन ठीक होती है तो उस कंडीशन, उस शर्त से मंसूब हम एक कोड लिखते हैं जिसको हम एसोसिएटेड कोड कहते हैं, कि एक शर्त हमने लिखी, अगर ये शर्त ठीक है तो इससे मंसूब हमने यहाँ पर एक कोड लिख देना है। ये शर्त ठीक हो गई है तो ये वाला कोड हमारा चल पड़े, वो कोड हमारा चल पड़ेगा और यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप यानी कि खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी वो शर्त गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर ये जो कोड है ना, ये कोड नहीं चलेगा, बल्कि हमारा प्रोग्राम इधर ही खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने फ्लो चार्ट की मदद से भी देखा कि जो हमारी
इफ स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। अब हम यहाँ पे सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से चलती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए और उस वेरिएबल में हमने कीमत महफूज कर दी 10। अब ये आप जानते हैं कि हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यहां पे क्या किया, यहां पे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि पहली दफा उसमें एक कीमत महफूज कर दी। फिर हम एक और वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर करते हैं, मिसाल के तौर पे इंट बी, और बी के अंदर भी हम एक कीमत महफूज कर देते हैं 20, यानी कि ए के अंदर जो हमने कीमत महफूज की वो 10 है और बी के अंदर जो हमने कीमत महफूज की वो क्या है, वो 20 है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होंगे, वो ऊपर हम जो हेडर सेक्शन के अंदर लिखते हैं stdio.h की फाइल हम लेके आते हैं, coniu.h की फाइल लेके आते हैं, वो मैंने ऊपर नहीं लिखा, ना ही वो मेन लिखा हमने। जो हमारी बॉडी होती है मेन फंक्शन की, उसके अंदर जो कोड होता है मैं वो कोड यहां पर लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे अब हम इस कोड के बाद इफ का इस्तेमाल करेंगे। जो इफ स्टेटमेंट है ना हमारी ये वाली, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से, हम यहां पे लिखते हैं इफ बी बड़ा है ए से, तो क्या करो, तो यहां पे एक कोड चला दो। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या बी ए से बड़ा है। बी की कीमत है 20 और ए की कीमत है 10, तो ये है हमारी शर्त। तो हमने देखना है क्या बी ए से बड़ा है, तो बी जो है वो ए से बड़ा है, तो शर्त हमारी ठीक होगी। यहां पे जो जवाब आएगा, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा हमारे पास 1। लेकिन अगर हम यहां पर ये कहते, इधर अगर हम ये लिखते ए बड़ा है बी से, तो हमारा जवाब क्या आता, हमारा जवाब आता 0। तो जवाब अगर 1 आ जाए तो याद रखिएगा, 1 जवाब आ जाए तो शर्त ठीक हो जाएगी और इफ से मंसूब कोड चल जाएगा। लेकिन अगर जवाब 0 आ जाए, हमारे एक्सप्रेशन का जवाब 0 आ जाए, तो फिर शर्त गलत हो जाएगी, यानी कि वो शर्त पूरी नहीं होगी और उससे मंसूब जो हमारा कोड होगा वो नहीं चलेगा। अब मिसाल के तौर पे ये एक्सप्रेशन हमने यहां पर लिखा है और यहां पे हम कोड लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहां पे हम लिखते हैं YES यस। तो क्या होगा कि जब हमारा कोड चलेगा, इस लाइन के ऊपर जब हमारा कोड आएगा, तो हमारा प्रोग्राम ये देखेगा कि यहां पर इफ स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है और वो स्टेटमेंट के अंदर जो शर्त है वो क्या है, बी बड़ा है ए से। तो वो देखेगा कि क्या बी जो है वो ए से बड़ा है, बिल्कुल। बी की कीमत 20 है और ए की कीमत जो है वो क्या है, 10 है। तो वो क्या करेगा, यहां पे जो जवाब देगा वो 1 देगा, और 1 जवाब जब यहां पर आएगा, शर्त हमारी ठीक हो जाएगी, तो ये वाला कोड हमारा चल पड़ेगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा यस। लेकिन अजीज तलबा, अगर हमने यहां पे बी बड़ा है ए की जगह पे ये लिखा हो ए बड़ा है बी, ए बड़ा है बी से, तो क्या होगा, हमारा जवाब होगा 0 और हमारी शर्त हो जाएगी गलत, और ये वाला जो हमारा कोड है, ये कोड फिर हमारा नहीं चलेगा। ये है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इफ स्टेटमेंट की सही से समझ आई होगी। हम अपनी जो अगली क्लासेस होंगी उसमें हम प्रोग्राम भी करेंगे, उन प्रोग्राम के अंदर हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, और मजीद हम ये भी सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट में तो हमने ये देख लिया कि जो शर्त है वो अगर ठीक हो तो हमारा कोड चल जाता है, लेकिन अगर शर्त ठीक ना हो तो कोड हमारा नहीं चलता। लेकिन अगर हम ये चाहें कि शर्त ठीक हो तो कोड चल जाए, लेकिन अगर शर्त ठीक ना हो तो फिर कोई दूसरा कोड चल जाए,
ये हम सीखेंगे इफ एल स्टेटमेंट में। इफ एल स्टेटमेंट को भी हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, और वहां पे हम सीखेंगे कि इफ एल स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। क्योंकि इफ स्टेटमेंट में तो हमने एक चीज सीख ली कि कोड, अगर जो शर्त है हमारे पास ये कि ठीक है तो कोड चल जाएगा, शर्त ठीक नहीं है तो कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमारे पास दो कोड है, एक कोड उस वक्त चले जब शर्त ठीक है और दूसरा कोड उस वक्त चले जब शर्त ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम इफ एल स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे। अजीज तलबा, ये हमारी आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।